हेलो गाइस, एक बार वापस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले मिलकर तो हम सब अपना सर पीटते हैं, साथ में रोते हैं। बेइज्जती हो चुकी है एंड कोई भी खुश नहीं है जो हुआ है, जैसा हुआ है। और थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश थी, मैं कहा थोड़ा अलग एंगल से ट्राई करते हैं। मेरे को लगा बार्सिलोना अच्छा खेलेगी। अच्छा खेलना इंपॉर्टेंट था, रिजल्ट तो होता ही है, बट एक आप अच्छी फाइट देके जाए वो अलग चीज़ होती है। बट ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई, जो कि सबसे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है। मैंने बार्सिलोना वर्सेस बायर्न पर एक भी वीडियो नहीं बनाई। पहली वीडियो जैसे मैंने रिकॉर्ड की थी, मुझे लगा शायद मैं जो है फॉल्स होप दे रहा हूँ उन लोगों को। जितने भी 20-25 जने जितने भी देखते हैं, उसमें से अगर 2 जनों को भी कुछ ऐसा बहुत ऑप्टिमिज्म आता है कि भाई नहीं हम तो जीत सकते हैं, तो मैं चाहता नहीं था कि ऐसा हो। मेसी फैक्टर काम नहीं किया। मतलब ये बात तो साफ है कि बार्सिलोना को अब मेसी से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेसी को रिप्लेस कर दो या ऐसा कुछ है, बट उनको अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी मेसी से। बात ये है, इस मैच ने बहुत सारे जो हमारे कह सकते हैं कि वीक स्पॉट्स है उनको सब खोल दिया, ऑन द पिच और ऑफ द पिच भी खोल दिया। एंड मन तो कर रहा है कि एंग्री रेंट मैन बन जाऊं, बट अपने आप को संभालना भी पड़ेगा। तो मैच मैं देख रहा था मेरे घर वालों के साथ, मेरे भाई और मेरे पापा के साथ। एंड 30वें मिनट तक, 30 या 35 मिनट तक बायर्न म्यूनिख 4-1। तो जेन्युइनली मेरे पापा के मुंह से बस एक ही सेंटेंस देखा, मतलब सेंटेंस बोला उन्होंने, अब सो जाते हैं, अब कोई मतलब नहीं है। बट मैं अड़ियल की तरह बैठा रहा, मुझे लगा कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कैसे ना कैसे करके फाइट बैक करेंगे, 4-3 का स्कोर हो जाएगा, 4-2 का हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं फाइट बैक करेंगे। मेरी बात सही तो थी कि एक और गोल मारेंगे, जो कि मारा भी, बट सामने से 4 और भी खा लिए। तो एज अ फ़ैन ये बहुत मुश्किल है, ये सब बहुत मुश्किल है। आप एक इलाइट मतलब टियर 1 की टीम हो यूरोपियन फुटबॉल में, एंड आपने जो है एकदम ग्राउंड लेवल का परफॉर्मेंस दिखाया है। आई थिंक अगर इससे अच्छा तो, जैसा आर्तुरो विडाल ने कहा था कि बार्सिलोना कोई ऐसी वैसी जर्मन टीम नहीं है, बट वाकई में मतलब अगर कोई ऐसी वैसी जर्मन टीम भी होती तो वो इतना बुरा तो नहीं हारती। अभी सबसे बड़ी गलती, अब मैं क्या बताऊं, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं मैच के बारे में। मैच में सबसे पहली बात तो मेरा प्रेडिक्शन यही था कि बार्सिलोना हारने वाली है। बट मैं चाहता था कि भले ही हारे, बट एक सीज़न फाइट के साथ एंड हो, ताकि वो कम से कम खुद को तो इतना दिलासा दे पाए कि हमने लास्ट मैच में पूरी फाइट की थी, बट सामने वाली टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे बायर्न के लिए दोनों फैक्टर आ गए कि वो बहुत अच्छे थे एंड बार्सिलोना बहुत ही बेकार थी। मतलब इससे शेमफुल रिजल्ट नहीं हो सकता। एंड कीके सेटियन ने फर्स्ट डे जो आके जो बात कही थी, वो एक भी फुलफिल नहीं हुई है। मतलब पहले हमको लगा कि वाओ, ये तो अंसु फाटी को खिला रहा है, ये रिकी पुइच को खिला रहा है, ये मोंचू को खिला रहा है, ये तो वाकई में यूथ प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट नहीं, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी यूथ की, तभी उसने उसको यूज़ नहीं किया। तो पहले तो ऑन द फील्ड बात करते हैं। सबसे पहले बात तो जैसे ही मैंने वो 4-4-2 वाली डायमंड फॉर्मेशन देखी, मैं समझ गया कि आज तो हम लोग जाने वाले हैं। इतना गंदा जाने वाले ये तो मैंने नहीं सोचा था। बट बार्सिलोना की इससे पहले हाईएस्ट एज मतलब एवरेज एज स्क्वाड जो थी वो थी 26.3 या 4 ऐसा करके कुछ था, या 26.5 के अराउंड कुछ था। और इस मैच में आके ये चीज़ हो गई है 31.4 या 31.6 ये है। तो इतना ड्रास्टिक चेंज स्क्वाड में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप ऐसी टीम के सामने खेल रहे हो जिसमें सिर्फ, अगर हम वाकई में बात करें एज की, तो सिर्फ लेवेंडोस्की, मूलर और नुएर है। बट उनको कंपनी मिली हुई है 8 यंग, पेसी और मैं कहूँ टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स के लिए। कोटिन्यो 15 मिनट में पूरी बार्सिलोना से ज़्यादा काम करके चला गया, 1 असिस्ट और 2 गोल। उसे सेलिब्रेट नहीं किया, बट मुझे लगा उसको सेलिब्रेट करना चाहिए था। एफसी बार्सिलोना के खिलाफ नहीं, वो उस प्रेसिडेंट बार्टेम्यू के खिलाफ उसको सेलिब्रेट करना चाहिए था। उसने ये तो प्रूव कर दिया कि बार्टेम्यू कितना गलत था उसको एक ही सीज़न में बाहर भेजने के लिए। 140-160 मिलियन की साइनिंग, हमारी 120, 115, 125, डेम्बेले, ग्रीजमन सब बेंच पे थे। डेम्बेले जो इतने टाइम से फाइट कर रहा था वापस आने के लिए, वो हमको एक बार भी नहीं दिखा। रिकी पुइच नहीं दिखा, रोनाल्ड अराहो नहीं दिखा। मतलब क्या बताऊँ, मतलब वो
मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था वो सब देख के, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मतलब शायद आर्सेनल फैंस या यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले फैंस भी अगर हारते हैं तो वो भी इतना गंदा नहीं हारते हैं, अगर मैं साफ बात कहूँ तो, जितना गंदा बार्सिलोना हारी है। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट एक चीज़ जो है वो ये है कि ये एक फैक्ट बन चुका है कि सेटियन इज़ द वर्स्ट मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना। अर्नेस्टो वालवर्डे का मैंने अभी बीच में कुछ स्टेटमेंट पढ़े थे जब वो सैक अब हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो अगली जगह जहाँ पर भी वो गए थे तो वहाँ पे उन्होंने यही चीज़ कही थी कि जब वो पहले दिन आए थे तो वो इतने एक्साइटेड थे स्क्वाड के साथ, क्योंकि वो प्लेयर्स मेसी, सुआरेज, पीके, बुस्केट्स ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो थे आगे सीज़न बढ़ाने वाले थे। बट वैल्वर्डे के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्री सीज़न में उनको पता चल गया कि ये जो टीम है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती है, बट ये जीतना सब कुछ चाहते हैं। तो इसमें वैल्वर्डे क्या करे, अगर सामने वाले राज़ी ही नहीं हैं कुछ अडेप्ट करने के लिए, जो आपका नया कोच आपके लिए लेकर आया है आप उसमें अडेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, तो कोच उसमें क्या करेगा, मतलब कोच क्या करेगा। बट वैल्वर्डे ने फिर भी एक टेक्टिक निकाली कैसे ना कैसे करके कि सबको उनके कंफर्ट जोन में भी रखना है एंड हमको रिजल्ट भी लाने पड़ेंगे। पहली बार इतने पिछले 3-4 सालों में इतनी रिजल्ट बेस्ड बोर्ड मैंने तो नहीं देखी है, ना मैंने सुनी है बार्सिलोना में या बायर्न म्यूनिख जैसे क्लब में, बड़े क्लब में। ये रियल मैड्रिड की मेंटालिटी है कि उनको रिजल्ट्स ही चाहिए किसी ना किसी तरीके से। ये बार्सिलोना की नहीं है, उनका जो स्टाइल है वो ये है कि अच्छा गेम खेलना और उसके बाद रिजल्ट लाना। वालवर्डे ने यही चीज़ कही, एक चीज़ और कही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस टीम में बहुत सारे ईगोइस्टिक प्लेयर्स हैं। एंड ईगोइस्टिक प्लेयर्स जैसे कि कौन है, गेरार्ड पीके, बुस्केट्स, लुइस सुआरेज, इवान रैकिटिच, एंड फिफ्थ नेम जो बहुत शॉकिंग था वो था लियोनेल मेसी का। मैंने सोचा नहीं था कि मेसी का नाम इस लिस्ट में आने वाला है। उनके हिसाब से ये इतने इगोइस्टिक कैसे थे कि अगर उनकी मर्ज़ी के बिना उनको अगर स्क्वाड के बाहर बैठा दिया जाए, भले बेंच करे या रिजर्व में रखे, तो वो लोग सब मिलकर ऐसी प्लानिंग करते थे कि वो मीडिया में आके ये चीज़ कहने को तैयार हो जाते थे कि ये सब गलती कोच की थी। ये चीज़ बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, जिस वजह से वालवर्डे ने बहुत सारी चीज़ें हल्की कर दी ताकि वो उनके साथ एक एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। एंड सच्चाई तो यही है कि वालवर्डे जब छोड़ के भी गया था बार्सिलोना को तब भी हम नंबर 1 थे, ला लीगा में तो थे ही, बट यूसीएल में भी उसने हमको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचाई ही है। भले ही कितनी मेसी डिपेंडेंट हो वो, उसके बावजूद भी इतना गंदा परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा। कीके सेटियन फर्स्ट हाफ में अगर उसको पता चल गया था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 4-1 का स्कोर हो चुका है, कमबैक तो करना बहुत मुश्किल है, तो फाइट तो दे कम से कम। ग्रीजमैन को लेकर आया, वो भी गलत जने की, मतलब रॉबर्टो को निकाल के ग्रीजमैन लेके आया, एंसु फाटी को लेके आया बुस्केट्स की जगह पे, मेरे हिसाब से बुस्केट्स ही था। तो ये क्या टैक्टिक्स है, सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन। बायर्न जब तक हमारा दूसरा आया था तब तक बायर्न का 5वां आ चुका था, मतलब बायर्न लास्ट तक गोल मारना चाहती थी, वो चाहते तो वो और भी हमको मतलब जलील कर सकती थी, बट हमारी ये तो किस्मत थी कि उनके 8 से ज़्यादा गोल लगे नहीं। जैसे ही देखूं टर स्टेगन बॉल क्लियर नहीं कर पा रहा, लॉन्ग बॉल नहीं फेंक पा रहा, लैंगलेट बेचारा पागलों की तरह इधर उधर कूद रहा है बॉल रोकने के लिए पर वो नहीं रोक पा रहा है। पीके भी अपनी एज के हिसाब से पूरी भागा दौड़ी कर रहा है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। नेल्सन सेमेडो इतना बड़ा फ्रॉड, एक मैच में तो नहीं कह सकते हैं, बट यही तो ओकेजन होते हैं यार, यही तो मौके होते हैं जिसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, तभी तो आप फिर होते हो ना फेल साइनिंग वगैरह ये सब। पर बायर्न म्यूनिख ने एक चीज़ दिखा दी कि अगर आपके पास प्लेयर भले वर्ल्ड क्लास हो या नया हो, अगर आप उसको सही पोजीशन दोगे, सही टैक्टिक्स दोगे, उसको सही रोल दोगे तो वो कितना अच्छा खेल सकता है। ये कोटिन्यो ने कल बता दिया, ये कल मूलर ने हमको बता दिया कि वो कैसे कर सकता है। मतलब इतनी बेइज्जती की उन्होंने, हमको इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मीडिया में जाके क्या कहा था पहले और क्या कहा बाद में, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये बात बहुत साफ थी। जितने भी बार्सिलोना फैंस हैं, मुझे पता है कि बहुत टफ टाइम है, मतलब हमारा बहुत मजाक बना है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे बार्सिलोना फैंस का बन ही रहा होगा, बट अब क्या चीज़ें चेंज होगी मुझे नहीं पता क्या चीज़ें चेंज होने वाली है। बट गेरार्ड पीके आई थिंक वही है जो क्लब के बारे में लिटरली बहुत ज़्यादा सोचता है। उसने कहा कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, मैं ये क्लब छोड़ने को तैयार हूँ अगर इस क्लब का बेटरमेंट होता है तो अब एक बात आती है कि ये जितनी भी स्थिति है क्या ये सिर्फ बोर्ड से आ रही है या कुछ और भी हो रहा है।
तो यार साफ सी बात है, ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड से आ रही है। इक्का दुक्का प्रॉब्लम कोई ड्रेसिंग रूम में कोच के बीच में हो सकती है, बट आई थिंक ये टोटली फॉल्ट जो है इस बोर्ड का है। ये बार्टम्यू जब तक रिज़ाइन नहीं करेगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल भी नए सिरे से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ एकदम साफ़ हो चुकी है। एंड अभी न्यूज़ आ गई है कि रैकिटिच और मार्टिन ब्रेथवेट जो है उन्होंने अपने लॉकर्स खाली कर लिए हैं और अब वो एज अ फ्री एजेंट जाने वाले हैं। एंड फ्री एजेंट कहाँ जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, बट अब वो तैयार है बार्सिलोना छोड़ने को। और मैं यही चाहता हूँ, रैकिटिच जो है आई थिंक उनको 18-19 वाले सीज़न में ही बार्सिलोना से चले जाना चाहिए था। बार्सिलोना को कहना चाहिए था कि PSG 90 मिलियन दे रहा है, मेरे को जाना चाहिए अब यहाँ से, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। बट नहीं किया उन्होंने। मतलब इतनी पुअर डिसीजन, मतलब डिसीजंस लिए गए, भले ट्रांसफ़र हो, इकोनॉमिकल हो, कोच सिलेक्शन हो, मतलब बारसा बोर्ड को भी नहीं पता यार वो क्या कर रहे हैं। इतना ये चीज़ दुखती है। मतलब अब हमको पता है कि हम हारते आ रहे हैं, हमको 4 साल हो गए हैं, बट उन 4 सालों में भी इतना ज़्यादा हर्ट नहीं किया था जितना ये सिंगल मैच में हुए हैं हम लोग। अब ये बात एक जने ने कही थी, मेरे फ्रेंड ने कही थी कि हम बारसा फैंस जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एंड ये बात बिल्कुल सही है। हम अलावेस के सामने जीत रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं। हम वो जो लास्ट मैच था उसमें जीते, विलियरियल के सामने हमने 5-1 किया, मैं भी बहुत खुश हुआ था। बट ये वो टीम्स नहीं है। आपको रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, सेविये ऐसी टीमों के सामने परफॉर्म करना है, लेवांटेन, और जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी टीम्स हैं। सेटियन डेफिनेटली एक अच्छे कोच हो सकते हैं, बट बार्सिलोना जितना लेवल उनका है नहीं, ये चीज़ एकदम साफ़ है। एंड इस टीम को बचाने के लिए अब एक ही जना है, वो है ज़ेवी, जो कि इस बोर्ड में या मैं कहूँ बार्टम्यू के अंडर बिल्कुल नहीं आना चाहता है। तो मेरे पास पॉसिबली 2 चीज़ें हैं, 2 सल्यूशन है क्या हो सकता है। सबसे पहले कि बार्टम्यू रिज़ाइन नहीं करे, एंड हमको पता है कि अब वो सेटिंग को निकालेगा, फिर उसके बाद एबिडाल को निकालेगा और कोई एक और है उसको भी निकालेगा। सो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा दो कि गेरार्ड पीके अगर बारसा टीम से निकलने को तैयार है, उसको निकालो, उसको स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनाओ या उसके आसपास की पोजीशन दो, क्योंकि पीके से अच्छा अभी और कोई नहीं जानेगा, क्योंकि वो एजेड भी हो चुका है। एंड उससे अच्छा कोई नहीं जानेगा कि इस बारसा स्क्वाड को अभी चाहिए क्या। मतलब इस बोर्ड को लगता है कि सिर्फ वर्ल्ड क्लास साइनिंग्स ही इस टीम को UCL जिता सकती है। ऐसी चीज़ नहीं है। बार्सिलोना ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए हैं, उनका कभी भी खरीदने का हिसाब रहा ही नहीं है। ये चीज़ फैक्ट है। हाँ, कभी कभार होता है कि हमको बाहर से लाने पड़ते हैं, जैसे इब्राहिमोविच वगैरह थे, बट वो हमेशा से फ्लॉप ही रहे। जब भी हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर अंदर लेके आए हैं वो फ्लॉप्स रहे, लेकिन जब भी हम हमारे यूथ एकेडमी से किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, बार्सिलोना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो गेरार्ड पीके को जितनी जल्दी हो सके एक बोर्ड डायरेक्टर बनाओ, कुछ भी करो। मैं भी यही चीज़ होगी कि पीके को भी ये समझना चाहिए कि अब बार्टम्यू का ज़्यादा टाइम नहीं है, और स्पेशली अब बारसा फैंस में पेशेंस ख़त्म हो रहा है। इतनी वीडियोज़ आ रही है, वो उनको जो है फेक बोल रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि तुम जो हो स्कैंडलर्स हो, तुमने हमारी होप्स क्रश की है। उनको इतना मतलब बू मिल रहा है उनको। ये वो डिज़र्व करता है, बार्सिलोना एक्चुअल में ये सब डिज़र्व करती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने वाली टीम ने आपके बारे में इतना कुछ कहा है, तो आपके अंदर गुस्सा, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं यार अब तो इनको करके दिखाना ही पड़ेगा। भले ही मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हमको बताना है कि हु इज़ द बॉस। ये मैच तभी ख़त्म हो गया था जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे को एक चीज़ जो मेरे को स्ट्रक करी थी वो ये थी कि चैम्पियंस वही होते हैं जो कि अपने स्टाइल से, ठीक है ना, अपने प्लेइंग स्टाइल से ऑनेस्ट रहते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, तो वो चैम्पियंस होते हैं। ये साफ सी बात है। अगर रियल मैड्रिड का कोई वे था UCL जीतने का, तो जिडान ने वो कंटिन्यू रखा, भले ही वो ला लीगा हो, चाहे वो स्पेनिश कप हो, चाहे वो UCL हो, और उसको सक्सेस मिली, लगातार 3 साल सक्सेस मिली। बार्सिलोना ट्रैबल क्यों जीती थी? बार्सिलोना पेप गार्डियोला और लुइस एनरिके के अंदर इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि उन्हें दूसरी टीम्स के हिसाब से टैक्टिक्स नहीं चेंज करनी पड़ती थी। हाँ, कुछ एक आध इधर उधर प्लेयर हो सकता था कि उनको प्लेयर दूसरा खिलाना पड़ जाए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, बट वो अपने टैक्टिक्स पे ही खेलते थे। दूसरी टीम को सोचना पड़ता था कि हमको बार्सिलोना के सामने कैसे खेलना है, ना कि बार्सिलोना को सोचना पड़ता था कि हमको उनके सामने कैसा खेलना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिख, जिन्होंने बताया कि बार्सिलोना की एक्चुअल पोजीशन क्या है आज के टाइम में।
अब 2015 से हमको डेफिनेटली आगे निकलना पड़ेगा। 2015 बहुत पहले निकल चुका है। एंड एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि 2015 में जो यूसीएल खेले हुए प्लेयर्स थे उसके 90% आज भी इस 1920 सीज़न में भी यूसीएल खेले हैं। तो आप देख सकते हो फिर हमारी क्या हालत है। तो गेरार्ड पीके को जल्दी जल्दी स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनाओ, और उसको पता है कि अभी इमीडिएट चेंजेस में क्या चाहिए। अच्छे प्लेयर्स लेके आओ, अच्छे प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स है, बट फिर भी मेसी को कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन दो, राइट विंगर, एक अच्छा राइट विंगर लेके आओ, और 4-5 ऐसे प्लेयर लेके आओ जो कि थोड़े एक्सपीरियंस्ड भी हो और सिर्फ 26-27 के हो, जैसे बर्नार्डो सिल्वा। मैं होप करता हूँ बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पे आए। लुइस सुआरेज, सर्जी रोबर्टो नहीं भी जाए तो ठीक है, पर लुइस सुआरेज, विडाल, रैकिटिच, मार्टिन ब्रेथवेट, फिर उसके बाद हमारे पास जो है जॉर्डी एल्बा, ये इनको फटाफट भेजो। और उमटीटी को सबसे पहले बेचो, फ्री में बेचो लेकिन बेचो। मैं उमटीटी अभी इस क्लब में और नहीं रह सकता। डेम्बेले को 1-2 सीज़न और दो, नहीं होता है तो उसको भी बेचो। ये होनी चाहिए। आपने डेम्बेले को इतना चांस दिया, coutinho को नहीं दिया, और coutinho को अभी अगले सीज़न में डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। जो उसके परफॉर्मेंस थी बायर्न के लिए उसको डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। अभी भी ये पैसों के पीछे भागेंगे तो हो गया कल्याण। फिर मुझे नहीं लगता कि मैं अगले सीज़न के लिए कोई वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर पाऊँगा। अगर इनको लगता है कि टोडीबो को बेचने से हमारे पास पैसे आएंगे, उससे हम एरिक गार्सिया खरीद सकते हैं, ये मेंटेलिटी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा नहीं हो सकता जिसमें टोडीबो और एरिक गार्सिया दोनों एक साथ एक ही टीम में खेले, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी बार्टोमेउ को। नया कोच कौन आना चाहिए? कोच या तो टोटनहम हॉटस्पर का पुराना एक्स कोच आ सकता है, बट वो यूसीएल फाइनल पहुंचा है, उसके अलावा उसका कोई बहुत बड़ा मेजर अचीवमेंट रहा नहीं है। सो आई डोंट थिंक वो आना चाहिए, क्योंकि मैंने उसका कोई गेम में बहुत इंप्रेसिव देखा नहीं है। उसके बाद है या तो फिर नेदरलैंड्स का कोच आ जाए, क्योंकि नेदरलैंड्स वाले जो है काफ़ी हद तक आईएक्स जैसी ही गेम खेलते हैं। एंड आईएक्स एंड बार्सिलोना टाइप ऑफ ब्रदर्स, वो ट्विन्स है एक दूसरे के। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है बारसा बी का, गार्सिया जो कोच है वो आए, क्योंकि वो फंडामेंटल्स तो सिखाते हैं यंग प्लेयर्स को, बट इन बुढ़ों को भी सिखाएगा कि तुमको कैसे खेलना है, बार्सिलोना का प्लेइंग स्टाइल क्या है, बारसा स्टाइल क्या है, असली क्रोएफ वे क्या है। ये जो सेटियन करके गया ये कोई क्रोएफ वे नहीं था, वो मजाक करके गया था हमारे साथ, ठीक है ना। वो हम पे 9 महीने का प्रैंक करके चला गया। एंड जो भी देख रहे हैं, जो बारसा फैंस नहीं है, कमेंट में बस यार जोक्स बनाओ, मज़े उड़ाओ, क्योंकि यही चीज़ है। बट अगर कल को अगले सीज़न में अगर बार्सिलोना वाकई बड़े चेंजेस के साथ आती है एंड कल को एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है, मतलब वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेती है एज अ चैम्पियंस या एज अ ब्यूटीफुल फुटबॉलिंग क्लब, सो ये इसका पूरा क्रेडिट जो है बायर्न म्यूनिख को जाएगा, जिन्होंने आज बार्सिलोना के ऊपर से लेकर नीचे हर एक सिस्टम को आईना दिखाया है कि ये लो, ये देखो। एंड एक पोस्ट मैंने एक जगह और देखा था कि इतना गंदा तो अभी कांग्रेस रिसेंटली इलेक्शन में भी नहीं आ रही थी सेंटर के लिए, जितना गंदा बार्सिलोना आ रही है। ये बात तो चलो फिर भी सही है। तो बस यार अभी यही उम्मीद करते हैं, और तो हमारे पास क्या उम्मीदें हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बार्टोमेउ रिज़ाइन कर दे, वो बेस्ट तरीका होगा, वो सेकंड तरीका है, एंड वो बेस्ट तरीका होगा बार्सिलोना को वापस ग्लोरी पे लाने का। अब मेरा फेथ धीरे धीरे इस क्लब से कम हो रहा है, मेसी से भी कम हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे उसको आना चाहिए था। एंड अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर रोनाल्डो इस पोजीशन पे होता तो वो डेफिनेटली थोड़ा और एफर्ट करता। तो ठीक है गाइस, अब देखते हैं प्री सीज़न में क्या होता है। सो तब तक के लिए भारत माता की जय, और मिलता है बाद में।